आज का जो भारत है उसकी कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये असल में अलग अलग विचारधाराओं और दमदार हस्तियों के बीच एक टकराव का नतीजा थी। ये एक लड़ाई थी, एक नए राष्ट्र की आत्मा के लिए। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया या भारत का विचार आखिर है क्या चीज? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है, और जैसा कि हम देखेंगे इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये कोई एक विचार नहीं था, बल्कि विचारों का एक अखाड़ा था। सोचिए, कितने अलग अलग सपने, कितने अलग अलग रास्ते, जो सब मिलकर एक नए देश की तकदीर को गढ़ रहे थे। चलिए इस वैचारिक महाभारत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस लड़ाई के केंद्र में दो मुख्य विचारधाराएं थीं। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू का सेक्युलर समाजवादी नजरिया और दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर का हिंदू राष्ट्रवादी नजरिया। ये दो चेहरे उस दौर के वैचारिक टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य धारा के विजन की, जिसकी अगुवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी और जिसने आजाद भारत की बुनियाद रखी। और इस विजन का सबसे बड़ा चेहरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ही देश की शुरुआती नीतियों और उसकी दिशा को तय किया। तो कैसा था नेहरू के सपनों का भारत? उनके विजन के कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स थे। पहला, सेक्युलरिज्म, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, सोशलिज्म, यानी आर्थिक विकास की बागडोर सरकार के हाथ में होगी। तीसरा, डेमोक्रेसी, जहां हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिलेंगे। और चौथा, नॉन अलाइनमेंट, मतलब दुनिया की बड़ी ताकतों के गुटों से अलग अपनी एक आजाद विदेश नीति। इस विजन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1929 के लाहौर सेशन में। यहीं पर नेहरू के लीडरशिप में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का नारा बुलंद किया। ये एक ऐलान था कि अब लक्ष्य सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूरी आज़ादी है। लेकिन कांग्रेस का सेक्युलर मॉडल ही उस वक्त का इकलौता आइडिया नहीं था। एक और बहुत ताकतवर वैकल्पिक नजरिया था जो इसे सीधी चुनौती दे रहा था। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। इस वैकल्पिक नजरिए के सबसे बड़े विचारक थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा को शक्ल दी जो भारत की पहचान को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखती थी। सावरकर के इस पूरे विचार का केंद्र था हिंदुत्व। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। इसका मकसद था हिंदुओं को सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर एक करना और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। और हाँ, ये विचार सिर्फ सावरकर तक ही सीमित नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और बी.एस. मुंजे जैसे कई और नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। मुंजे तो आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के गुरु भी थे और वो गांधी जी की अहिंसा और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। तो अगर इन दोनों नजरियों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ कांग्रेस विविधता में एकता की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विजन हिंदुत्व के जरिए एकता पर जोर दे रहा था। एक का सपना था सेक्युलर स्टेट, तो दूसरे का हिंदू राष्ट्र। अब इन दो बड़ी राजनीतिक धाराओं के अलावा एक तीसरा बिल्कुल अलग रास्ता भी था। ये था क्रांति का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स और धीरे धीरे होने वाले सुधारों दोनों को ही नकारता था। भगत सिंह का ये कहना इस क्रांतिकारी भावना का सार है। वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। और इस क्रांतिकारी रास्ते का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी प्रेरणा थे भगत सिंह। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष और समाजवादी क्रांति के एक आइकॉन बन गए। भगत सिंह की जिंदगी भले ही छोटी थी पर उसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई, क्रांतिकारियों को HSRA के सोशलिस्ट झंडे के नीचे एक किया और बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका। सिर्फ 23 साल की उम्र में उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये HSRA का एक पोस्टर है और इसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है, अत्याचारी सरकार सावधान। ये दस्तावेज उनके बेखौफ रवैये और उनके तरीकों को साफ साफ दिखाता है। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी पाना नहीं था बल्कि एक ऐसी क्रांति लाना था जो हर तरह के शोषण को ही खत्म कर दे। लेकिन भारत की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मैदानों या बंदूक की नोक पे ही नहीं लड़ी जा रही थी। एक और मोर्चा था जो शायद सबसे अहम था, संस्कृति और शिक्षा का। यहां भी महान दूरदर्शी लोग भारत की आत्मा को गढ़ रहे थे। इस मैदान में दो महान हस्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। एक तरफ थे रबींद्रनाथ टैगोर,
जिन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया और भारत के मूल्यों का संगम हो। और दूसरी तरफ थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी और सत्यमेव जयते के नारे को घर घर पहुंचाया। दोनों ने शिक्षा के जरिए भारत की बौद्धिक नींव को गढ़ा। ये असाधारण नैतिक साहस का एक प्रतीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये चिट्ठी दिखाती है कि कैसे एक सांस्कृतिक हस्ती ने राजनीतिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। तो इतनी सारी विचारधाराओं की इस जंग में हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं, आखिर जीत किसकी हुई? और शायद इसका कोई सीधा जवाब है ही नहीं। सच तो ये है कि कोई एक विचार पूरी तरह से नहीं जीता, बल्कि ये सभी विचारधाराएं आज भी भारतीय समाज और राजनीति में जिंदा हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और लगातार भारत की पहचान को नया रूप दे रही हैं। तो विरासत क्या रही? देखिए, हर विचार ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। नेहरू का दिया लोकतांत्रिक सेक्युलर ढांचा आज भी हमारे संविधान की नींव है। तो वहीं राष्ट्रवादी विचार आज की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन चुके हैं। भगत सिंह का क्रांतिकारी जोश आज भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा देता है, और टैगोर का मानवतावाद हमारी संस्कृति और बौद्धिक बहसों में हमेशा मौजूद रहता है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल बचता है कि विचारों की इस ऐतिहासिक लड़ाई की गूंज आज के भारत को किस तरह से बना रही है और बदल रही है। इसका जवाब इतिहास में भी है और हमारे आज में भी।